नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स की एक लिस्ट निकाली है और ये कहा है कि वो इन 14 एंकर्स का बहिष्कार करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये 14 एंकर देश के बारे में बात नहीं करते या फिर ये कहें कि उनके हिसाब से बात नहीं करते। फिर इसके बाद से बात उठने लगी है कि इमरजेंसी के बाद अब एक ऐसा दौर आया है कि जब सत्ता में थी कांग्रेस तो इमरजेंसी लगाई और अब सत्ता से बाहर है, इमरजेंसी नहीं लगा सकती है तो फिर बहिष्कार करके दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? इन्हीं एंकर्स में से एक हैं दूरदर्शन के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अशोक श्रीवास्तव। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस बहिष्कार के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और ये इंडिया अलायंस किस तरफ जा रही है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जो बहिष्कार किया गया है, 14 लोगों की जो सूची है उसमें आपका नाम भी शामिल है। क्या कहेंगे आप इस सूची के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहली बात तो ये है कि मेरे पहली रिएक्शन जो पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो 28 पार्टियों का गठबंधन है ये देश के 14 पत्रकारों से डर गया। यानी अगर औसत आप निकालेंगे तो एक एंकर ने दो राजनीतिक पार्टियों को इतना डरा दिया कि वो 14 एंकर की लिस्ट बनाते हैं और उनको बैन कर देते हैं। लेकिन उससे आगे अगर मैं जाऊं तृप्ति जी, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, मोटे तौर पर इस देश में 2014 के बाद से विपक्ष एक फेक नैरेटिव गढ़ रहा है। पूरे देश में, दुनिया में एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था और उस फेक नैरेटिव का नाम था, उसका शीर्षक था अघोषित आपातकाल। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2014 के बाद से ये कहा जा रहा था कि भारत में अघोषित आपातकाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, फलाना ढिमकाना, इस तरह से। तो जो फेक नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा था उसको आज विपक्ष ने ही सच करके दिखा दिया कि दरअसल ये अघोषित आपातकाल होता क्या है। ये इन्होंने इसका जो है बिल्कुल डेमो, कहते हैं ना कि डेमो देना, तो उन्होंने इसका डेमो दे दिया पूरी देश और दुनिया को कि देखिए ये होता है अघोषित आपातकाल, कि हम चुनते हैं 14 लोग और उनको प्रतिबंधित कर देते हैं। प्रेस की, मीडिया पर जो है हम अंकुश लगाते हैं, हम इनकी जबान बंद करना चाहते हैं। ये होता है अघोषित आपातकाल। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि ये जो पूरा गठबंधन है ये अपने आप को ये कहता है कि हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक, ये जो इन दिनों पूरा सनातन का इशू उठा हुआ है ना, इसके पीछे एक बड़ी सोच इनकी ये है कि जो 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 हिंदू हैं उनमें दरार पड़े, उनमें ये बताएं कि भाई देखो आपके यहाँ भेदभाव होता है, आपके यहाँ समानता नहीं है, सामाजिक समानता का मुद्दा लेकर के। तो ये लोग ये नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग जो सामाजिक समानता की बात करते हैं उनमें उन्हीं लोगों ने जो है पत्रकारों में से 14 दलित समाज के जो पत्रकार थे उनको चुना और दलित समाज के पत्रकारों को कहा कि भैया हम छुआछूत में बिलीव करते हैं और आप लोग जो अनटचेबल हो, इसलिए हम आपके, क्योंकि ये लोग जो है सो कॉल्ड जो है, ये लोग अपने आप को हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, तो बाकी इनके लिए जो पत्रकार है वो हाई पेडेस्टल पर है। हम लोग दलित पत्रकार हैं तो हम आप लोग के मंच पे हम नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग जो है अछूत हैं। तो ये मेरा पहला रिएक्शन है। और जैसा मैंने कल भी ट्वीट किया था, मैं ये मानता हूँ अघोषित आपातकाल है। 1975 में देश में पहली बार आपातकाल लगा था, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। अब डीएनए तो वही है, उसी डीएनए के लोग हैं जिन्होंने अब देश में एक बार फिर से और ये दिखा दिया दुनिया को कि आपातकाल लगाने के लिए आपको सत्ता में होना जरूरी नहीं है। आप विपक्ष में रहकर भी, अगर आपकी मानसिकता वो है, अगर आपके डीएनए में तानाशाही है, तो आप विपक्ष में रहकर भी आपातकाल देश पर लगा सकते हैं, मीडिया को बैन कर सकते हैं और जो है सामाजिक संस्थाओं को और देश की तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप उन सब के खिलाफ एक मोर्चा खोल सकते हैं क्योंकि आप जो है आपके डीएनए में तानाशाही है और इसलिए इन्होंने ये करके दिखाया। अशोक जी, प्रश्न यहाँ पर यह है कि 14 एंकर्स के इन्होंने अलग अलग चैनलों के एंकर्स हैं, उनके नाम दे दिए, लेकिन चाहे इंडिया अलायंस की समस्त पार्टियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि किसी भी चैनल में एंकर जो है वो एडिटोरियल पॉलिसी तय नहीं करते हैं, वो चैनल तय करता है और अगर चैनल ना चाहे तो एंकर वो शो नहीं कर सकता। ऐसे में चुन चुन के 14 एंकर्स के नाम देना और चैनल का बहिष्कार ना करना, क्या ये सीधे सीधे उन 14 लोगों को धमकाने की एक नाकामयाब कोशिश नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तृप्ति जी। दरअसल इन्होंने 14 आइडेंटिफाई किया और मुझे नहीं पता, मेरे पास 2 दिन पहले ये पूरी सूचना आ गई थी। कल तो लिस्ट सामने आई, मेरे पास 2 दिन पहले ही बहुत एक जानकार व्यक्ति जिसके काफी संबंध संपर्क है, उनका कॉल आ गया था और उन्होंने मुझे बताया था कि पहली जो शुरुआती लिस्ट इन्होंने तैयार की थी वो शायद 32 या 34 पत्रकारों की थी। लेकिन उन 32 और 34 पत्रकारों में से कुछ ने जो है डर के शायद इन लोगों से संपर्क किया और उन लोगों से फिर कुछ डील हुई है
और उन्होंने शायद हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा जी जैसा आप कहोगे हम आपकी धुन पे नाचेंगे, हम राहुल गांधी जिंदाबाद करेंगे। तो शायद उन लोगों ने हथियार डाल दिए, तो उनके जो है नाम उस लिस्ट से काट दिए गए और उसके बाद 14 लोगों की लिस्ट जारी की। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो आपने कहा ना तृप्ति जी की ये चैनल का बहिष्कार नहीं कर रहे, तो देखिए मैं आपको ये बताऊं, आपको अच्छी तरह से याद होगा 2019 में जब राहुल गांधी जी बार बार कहते थे चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी, माफी मांगनी पड़ी, उसके बाद वो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त भी खुन्नस में आकर के कांग्रेस ने सभी चैनलों का बहिष्कार कर दिया था, कहा हमारे प्रवक्ता किसी चैनल पे नहीं जाएंगे। लेकिन उसको पता है, कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला बल्कि नुकसान होने वाला है। आप अगर नहीं आएंगे तो चैनल तो तब भी चलेंगे ना। और इस देश में कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, वो दौर गया जब कांग्रेस देश की सबसे बड़ी अकेली पार्टी होती थी। अब तो बहुत सारी पार्टियां हैं। कल ही मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बैठे थे लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, तो उनको लगा हमारे लिए मौका है, तो कांग्रेस को लगा वो मौका गवा देगी, तो उसने अपना वो जो गैग ऑर्डर था उसको वापस लिया और उसके बाद कांग्रेस ने जाना शुरू किया चैनल में। इस बार इन्होंने क्या सोचा कि अगर चैनल का बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा, इनकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये फिर उनको इनको इनको पत्रकारों को पैरों में गिरना पड़ेगा कि भाई साहब हमें भी दिखाओ, क्योंकि हम भी चुनाव में उतरे हुए। तो इसलिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मूव चला कि 14 को टारगेट कर देते हैं चैनल में। अब देखिए एक ही चैनल में एक एंकर जो है उसका शो पे नहीं जाएंगे, दूसरे एंकर के शो पे जाएंगे। इसका मायने क्या हुआ, ये खेल खेल रहे हैं कि उस चैनल पे जिसके शो में हम जाते हैं और जिसके शो में हमें मुश्किल सवाल नहीं होते, उसी के शो को प्रमोट करें, उसको उसी एंकर को जो है वहां पर जो है प्रमुखता मिले। तो इससे क्या होगा कि जो एंकर मुश्किल सवाल पूछता है, जो एंकर इनकी फेक न्यूज फेक नैरेटिव को एक्सपोज करता है, वो डर जाएगा, वो दरकिनार हो जाएगा, वो जो है समाज में पत्रकारिता में वो दलित और वो ओबीसी और पिछड़े की तरह हो जाएगा। उससे जो है उनको एक तो कॉर्नर करने की मदद मिलेगी। फिर क्या है कि अभी 14 के खिलाफ ये निकालेंगे तो हो सकता है 140 पत्रकार और डर जाएं। तो ये इन 14 पत्रकारों का टेस्ट है बहुत बड़ा। अगर इनमें से, क्योंकि देखिए कल के इनके बयान में क्या था, कल के इनके बयान में था, कांग्रेस ने कहा कि हम अभी वॉच कर रहे हैं इन लोगों को, अगर ये लोग थोड़ा सा सुधर गए तो फिर इनका ये ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा। मतलब सुधर गए तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने शो में आपको जो है आए भाषण देने के लिए आमंत्रित करें और आपके साथ राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, हम आपकी धुन पे नाचे, यही चाहते हैं आप? तो हम ये सुधरे क्या? तो अब इसमें से ये देख रहे हैं कि 14 में से क्या कुछ टूटते हैं, फिर ये देख रहे हैं कि 14 का फर्क 140 पे क्या बढ़ता है। और मैं तृप्ति जी आपको ये भी बता दूं, मेरे पास पहले दिन से जो जानकारी है वो ये है कि ये इनका पहला कदम है कि इन्होंने 14 पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया है। अगला इनका कदम ये होगा कि इन चैनलों से संपर्क करेंगे और इनसे कहा जाएगा कि आप इन एंकर्स को या तो हटा दीजिए, नहीं तो इनको साइडलाइन कर दीजिए, इनके प्रोग्राम बंद कर दीजिए, नहीं तो जो इंडी अलायंस की जो राज्य सरकारें हैं वो आपको चुनाव तक कोई भी विज्ञापन नहीं देंगी। तो इस तरह से तोड़ने की, इनको चैनल्स को झुकाने की कोशिश करेंगे। और कल देखिए ये बड़ा संयोग है, ये जो एक सो कॉल्ड जो एक फैक्ट चेकर है, ये जो पिज्जी फैक्ट चेकर है, जो राहुल गांधी के डॉग के कुत्ते के बिस्किट खा खा के जो बड़ा हुआ है, तो कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के पैसे से, मैं तो ये खुलकर कहता हूं कि ये फंडिंग पूरी कांग्रेस और ये जो जॉर्ज सोरोस है उसकी फंडिंग हो रही है। तो ये जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है, इसने जो है कल एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में इसने कहा कि क्या अब विज्ञापन बैन होंगे, विज्ञापनों को देना बंद करेंगी राज्य सरकारें। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अब ऐसे लोग डिमांड करेंगे, कुछ लोग और ट्वीट करेंगे और उसके बाद जो है विज्ञापन ना दिया जाए इस तरह का। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। मोटे तौर पर इस देश में मीडिया को डराने की, धमकाने की, झुकाने की, घुटने पे लाने की साजिश है, ताकि 2024 तक जो मीडिया इनसे सवाल करता है वो इनसे सवाल ना करे, इनके गुणगान करे और इनको चुनावों में उसका जो है फायदा मिले। मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी है, ये साफ तौर पर दिखती है। जी। अब एक बात यहाँ पे अशोक जी, टाइमिंग की बात करते हैं। जिन सवालों से तो परेशानी कांग्रेस को और अब ये जो पूरा इंडी अलायंस बन गया उनको काफी समय से थी, लेकिन इन दिनों अगर हम देखा जाए जब से ये पूरा अलायंस बना है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देश की पूरी जनता पर असर डालते हैं और ये विपक्ष की तरफ से यानी विपक्ष की खामियां दिखाते हुए मुद्दे, जैसे सनातन धर्म पर हमला करना। ये अलायंस में बैठ के सनातन धर्म पर हमला करते हैं जिसका पूरा असर देश की जनता पे होता है, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये G20 के कामयाबी के ऊपर सवाल
उठाते हैं तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? राहुल गांधी बाहर जाके विदेश में बार बार देश को बदनाम करते हैं और एक भ्रम फैलाते हैं, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आता है न्यूज क्लिक के माध्यम से कि किस तरह से चीन से फंडिंग हो रही है, जॉर्ज सोरोस से किस तरह से फंडिंग यहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टियों को और उनके थ्रू कई पत्रकारों को मिल रही हैं। ये सब चीजें जब खुलकर सामने आती हैं और पत्रकार जो हैं जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, जिनका ये बहिष्कार कर रहे हैं, इन चीजों को जनता के सामने रखते हैं, तब जाके ये लिस्ट बनाना, क्या ये नहीं दिखाता कि ये सीधे सीधे खुद डरे हुए हैं, इसलिए इन्होंने एक तरह से मीडिया को डराने की कोशिश की है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो डरा हुआ तानाशाह होता है वही इमरजेंसी लगाता है, सीधी सी बात है। ये डरे हुए तानाशाह हैं और इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सवाल ये है कि ये लोग देश और दुनिया में जा जाकर हिंदुत्व डिसमेंटलिंग की कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये लोग कहेंगे सनातन जो है एड्स है, सनातन धर्म जो है इस देश और की ये पहले से कर रहे हैं, 2020 में किया पहले था से इन्होंने कर रहे हिंदुत्व हैं। डिसमेंटल, नहीं 2020-21 नहीं, में। हाँ वो तो अमेरिका में हुआ डिसमेंटलिंग जी। हिंदुत्व कृति जी। उससे पहले चले जाइए ना, पहले 2000 उसके पहले जब से 2015 16 या 2011 12 10 पहले इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बनाया, कहा कि हिंदू हिंदू टेररिज्म, हिंदू भगवा आतंकवाद, पहले इन्होंने वो शब्द कॉइन किया, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। पब्लिक ने, जनता ने, देश की जनता ने इनको जो है इनकी हैसियत दिखा दी और ये इनको, और उसके बाद धीरे धीरे जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है ये बेनकाब हो गई। उसके बाद इन्होंने कभी वीर सावरकर का अपमान करना, कभी ये कहना कि हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों अलग चीजें हैं। हिंदू जो है वो आगे से आता है, हिंदुत्ववादी पीछे से छुरा मारता है, हिंदू जो है आगे से छुरा मारता है। तो इन्होंने हिंदू हिंदुत्व को डिवाइड करने की कोशिश की। अब जो है इनको लगा कि हिंदू नाम से, इनको ये लगा कि हिंदू के नाम से क्या है कि आजकल लोग सनातन धर्म, बहुत सारे हिंदू जो हैं प्रचलन में हिंदू शब्द है, तो उनको लगा सनातन धर्म पे सीधा अटैक करो, जो इसका मूल है, जड़ है। तो अब ये सीधा सनातन धर्म के नाम पर अटैक करने लगे। तो ये इनकी कह सकते हैं कि जो है पुरानी बोतल में इन्होंने नई शराब भर करके ये लेकर आए। एजेंडा वही है कि हिंदुओं को, सनातन को, और जब आप हिंदुओं को या सनातन की संस्कृति पर चोट करते हैं तो आप सीधा सीधा भारत पर चोट करते हैं। तो जॉर्ज सोरोस का पैसा, चीन का पैसा लेके जो काम करेगा, वो चाहेगा कि भारत की जो मूल संस्कृति है, भारत की जो जड़ है, उस पर हमला हो। जॉर्ज सोरोस का भी यही लक्ष्य है, चीन का भी यही लक्ष्य है, और अब जो है इंडिया अलायंस का भी यही लक्ष्य हो गया। वहां से पैसा लेकर आ रहे हैं, तो यही काम कर रहे हैं। तो ये लोग यही चाहते हैं कि इनसे सवाल ना पूछे। आप हिंदुस्तान के बाहर जाकर ये कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में लोकतंत्र खत्म होगा, भारत के न्यायालय काम नहीं करते, तो आप ये चाहते हैं हम आपसे सवाल ना पूछे। आप हिंदुस्तान में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कहेगी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आप कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक है, आप चाहेंगे हम आपसे सवाल ना करें कि आप सेना के दावे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपको सेना में यकीन नहीं, आपको पाकिस्तान में यकीन है। आप जो है ये लोग चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के जेएनयू में नारे लगें। आप उन नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाएं और हम लोग आपसे सवाल ना पूछे कि आप इस नारे का समर्थन क्यों करते हैं, क्यों आप भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े। तो ये लोग यही चाहते हैं कि सवाल ना पूछे। जब जिस वक्त सनातन पर हमला किया गया, पहले दिन जब बयान आया, आपको अच्छी तरह से याद होगा, जो केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सबकी जो है अभिव्यक्ति की आजादी का वो करते हैं और ये सबका अपना अपना लाइन है, हर एक आदमी को अपने हिसाब से कहने का हक है। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद किसी पत्रकार को ये नहीं पूछना चाहिए था कि क्या हिंदुस्तान में, जहां पर कि तमिलनाडु में डीएमके के नेता, इंडिया अलायंस के नेता जब ये तख्ती लगा के एक कार्यक्रम करते हैं कि हिंदुत्व का समूल नाश करना चाहिए, तो क्या अगर इस्लाम का समूल नाश करने का कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसे अभिव्यक्ति की आजादी मानेंगे? क्या क्रिश्चियनिटी का समूल नाश करने का कोई कार्यक्रम होता है और उसमें कोई नेता बयान देता है तो क्या उसे आप अभिव्यक्ति की आजादी मानेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे? ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन लोग सवाल नहीं पूछते। हम लोग सवाल पूछते हैं, इसी की तो हमको सजा मिली है, इसीलिए तो हमको टारगेट किया जा रहा है। जी। उनका ये आरोप रहता है कि आप सवाल सिर्फ सत्ता से पूछें, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि विपक्ष में रहते हुए अगर आप देश विरोधी गतिविधियों या देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की बातें करेंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। देश की जनता भी ये सब देख रही है। ठीक कह रहे हैं। देखिए, मुझे पत्रकारिता में 3 दशक का अनुभव हुआ और ये भी एक, देखिए, फेक नैरेटिव है कि सवाल सिर्फ सत्ता से होते हैं, विपक्ष से कोई सवाल, बिल्कुल फेक नैरेटिव, फर्जी। मैं आपको ले जाता हूँ 30 साल पहले, जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस वक्त तो देश में कांग्रेस की शासन था ना, लेकिन जब बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया, तमाम मीडिया जो था बीजेपी के ऊपर टूट पड़ा, बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहा गया, बीजेपी से तमाम सवाल होते थे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सवाल होते थे कि जिससे बीजेपी के नेता तिलमिला जाते थे।
तो इस तरह के सवाल होते थे। तो तब भी मैं पत्रकारिता करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था और मैं देखता था बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो बीजेपी से सवाल पूछते थे। बीजेपी तो विपक्ष में थी, तब आप बीजेपी से सवाल पूछते थे। आज ये कैसे हो गया? ये नियम किसने बना दिया कि जो है सिर्फ सत्ता से सवाल होंगे? बिल्कुल सत्ता से सवाल होंगे, लेकिन विपक्ष से सवाल क्यों नहीं होंगे? जब विपक्ष जॉर्ज सोरोस के पैसे पर देश को तोड़ने की, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की जब जो है चीजों की वकालत करेगा, चीन के नाम पर जो है आप खेलेंगे, और आप जब राहुल गांधी जो है वीडियो में दिख रहा है कि भारत के सैनिक जो हैं चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई से घबराकर जो है वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, और राहुल गांधी ये कहेंगे कि चीनी जो है भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, तब भी आप चाहते हैं कि हम इस पर सवाल ना उठाएं? तब भी हम सवाल ना उठाएं, तब भी हम सत्ता से ही सवाल पूछें? सत्ता जब गलत करती है, गलत करेगी, तो हम जरूर सवाल उठाएंगे, हमारा काम है सवाल उठाना। लेकिन विपक्ष अगर देश के खिलाफ जाता है, देश के खिलाफ अगर जाकर के, अगर देश के 80% जो हिंदू हैं उनके खिलाफ जाता है, देश को तोड़ने की बात करता है, विदेशों में जाकर देश के खिलाफ दुष्प्रचार चलाता है, तो फिर हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो कोई जो है होली काऊ नहीं है कि हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपको सवालों से डर लगता है तो आप कहिए कि भाई हम सवालों का जवाब नहीं देंगे, हमें सवालों से डर लगता है, आप सिर्फ हमारी जो है हमारा भाषण लीजिए, हम सवाल नहीं पूछेंगे कहेंगे, तो आप ठीक है, आप कहिए सवालों से डरते हो तो आप एक्सेप्ट कीजिए, फिर ठीक है, जनता देख रही है सब कुछ। जो आप कह रहे हैं एक्सेप्ट कीजिए, ये एक जो बहिष्कार किया गया है ये एक तरह का एक्सेप्टेंस ही दिख रहा है कि क्योंकि आपके पास इन एंकर्स के सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है आप बहिष्कार कर दो। और ये वो लोग हैं जो लगातार कहते आ रहे हैं 2014 के बाद से कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अभिव्यक्ति की आजादी का के ऊपर हमला किया जा रहा है। पत्रकारों का बहिष्कार करना इससे बड़ी, वो भी ऑफिशियली, इससे बड़ी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला क्या हो सकता है? इससे बड़ा इनटॉलरेंस क्या हो सकता है? ये देश की जनता भी देख रही है। आखिर में आपसे एक ही सवाल है कि सभी एंकर्स के हमने ट्वीट्स भी पढ़े हैं, आपका भी ट्वीट पढ़ा है, सबने इस धमकी को एक तरह से कहा जाए तो चुनौती की तरह लिया है। क्या अब आने वाले समय में जो 14 एंकर्स हैं जिनका बहिष्कार करने की लिस्ट निकाली गई है, उनके सामने सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो तब आएगा जब ये लोग अपने दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे, यानी ये सब चैनलों पर दबाव बनाएंगे कि भाई आप इनको हटाइए, निकालिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आपने शुरू में ही कहा और ये बस सही बात है कि अल्टीमेटली एक जो एंकर है वो कोई चैनल का मालिक नहीं है। वो अल्टीमेटली वहां पर एक जो है व्यक्ति है जो वहां पर नौकरी कर रहा है। वो अपने हिसाब से कार्यक्रम तैयार करता है, देश की जनता उसका कार्यक्रम देखती है, इसलिए उसको कार्यक्रम दिया जाता है। मालिक भी कोई एहसान नहीं करते इन एंकर्स पर। अगर मेरे जितने सहयोगी हैं, मान लीजिए सुधीर चौधरी हो, या फिर चित्रा त्रिपाठी हो, या फिर जो है अदिति त्यागी हो, या फिर सुशांत हो, या फिर अमन चोपड़ा हो, ये सब ऐसे लोग हैं जिनके कार्यक्रम, अमीश देवगन, जिनके कार्यक्रम देश में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि देश की जनता इनको पसंद करती है, और इनकी डिलीवरी हो, इनका कंटेंट हो, लोग उस कंटेंट को पसंद करते हैं, इसलिए चैनल मालिकों ने उनके प्रोग्राम को देते हैं, दिखाते हैं। लेकिन अब चुनौती ये आएगी कि चैनल मालिक जो है उनकी रीढ़ की हड्डी जो है, उनकी कितनी रीढ़ की हड्डी है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी दबाव और बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि हम लोग आवाज उठाएंगे और ये इतनी जल्दी, जॉर्ज सोरोस के पैसे में बहुत दम है, अभी तो छोटा सा रकम आई है। जैसे 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 ये परफॉर्म करते जाएंगे, जैसे जैसे परफॉर्मेंस होती है ना, कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस की तो आपको अगली किस्त मिलती है पैसे की, अगली परफॉर्मेंस की तो अगली किस्त मिलती है, तो इसी तरह से जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उनको इस बैन के बाद एक अगली किस्त पहुंच गई होगी, उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टियों को अगली किस्त जो है जॉर्ज सोरोस से पहुंचेगी, तो और दबाव बनाएंगे। तो इस तरह की दबाव बनाने की चीजें अभी बढ़ेंगी। उस वक्त देखना यह रहेगा कि कौन कौन सीधा खड़ा रहता है, किसकी रीढ़ की हड्डी में कितना दम है, और कितने चैनल के मालिक जो है वो दरअसल इन एंकर्स के पीछे खड़े रहते हैं। अगर वहां पर अगर कमजोरी होती है तो दिक्कत होगी। नहीं तो मुझे लगता है कि वैसे मैं इनमें से जितने एंकर्स को जानता हूं, वो सब लोग जो है बहुत ही फाइन, देश के फाइनेस्ट एंकर हैं, पत्रकार हैं, और सबकी रीढ़ की हड्डी बड़ी दमदार है। इसलिए मैंने कहा 34 की लिस्ट थी, 14 बचे, तो अगर 34 में से 14 बचे हैं तो इसका मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे लगता है इनमें से कोई पत्रकार जो है झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। लेकिन अगला स्टेप जो होता है वो बड़ा क्रूशियल होगा। वहां पर देखना होगा कि असली लड़ाई वहां पर होगी, उसका इंतजार कीजिए। बिल्कुल, असली लड़ाई अभी बाकी है। 14 एंकर जो हैं वो
भले ही चुनौती के लिए तैयार हैं, लेकिन चलते चलते जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये बात जरूर बता दी जाए कि जिस तरह का आरोप ये विपक्ष लगा रहा है, किसी भी न्यूज चैनल में काम करने वाले एंकर का शो उसे तभी दिया जाता है जब उसकी टीआरपी आती है। अगर वो मुद्दा उठाते हैं, वो देश की जनता को छूता है, देश की जनता उसको समर्थन देती है और उस शो की टीआरपी आती है, तब जाके वो एंकर उस शो को कंटिन्यू करता है। और जिन एंकर्स के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, इन सभी एंकर्स के शो को देश की जनता पसंद करती है और यही देश की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से विपक्ष ने इनका बहिष्कार किया है। जब इनके पास तर्कों का कोई उत्तर नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, तो ये इस हद तक उतर आए हैं कि अब ये बहिष्कार करने लगे हैं। मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया, मैं इसको जोड़ना चाहूंगा। मैं जो शो करता हूँ 2-2, उसको मेरे को इन्होंने पूरा बॉयकॉट करा और कहा नहीं आएंगे। मैं आपको ये बताऊं, ये देश की जनता के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना चाहिए कि दूरदर्शन को लोग सरकारी चैनल कहते हैं। हम हालांकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, लेकिन लोग कहते हैं सरकारी चैनल। हम सब जानते हैं दूरदर्शन का सरकारें जो है, पहले राजीव गांधी जब थे तो प्रधानमंत्री दूरदर्शन को राजीव दर्शन कहा गया था, इंदिरा दर्शन कहा जाता था, क्योंकि ये था कि भाई जो सरकार है, सरकार की हम सारी बात दिखाते। इस तरह से सरकार का भोपू कहा जाता था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब से शासन में आए हैं, दूरदर्शन को वास्तव में स्वायत्तता मिली है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2014-15 से पहले, जब तक 2-2 प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था, दूरदर्शन पे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिसमें बाकायदा विपक्ष को बुलाया जाए और विपक्ष को एक मंच दिया जाए अपनी बात रखने के लिए। 2-2 2016 में शुरू हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ, दूरदर्शन ने नियमित रूप से विपक्ष को एक मंच दिया कि आप आइए, आप अपने सत्ता से सवाल भी पूछिए, अपनी बात रखिए। पहली बार ऐसा हुआ। मेरे कार्यक्रम के दौरान कई बार मुझे कांग्रेस के जब प्रवक्ता जब अपनी ट्यून पे डांस करने के लिए कहते थे, तो वो कहते थे कि आप तो दूरदर्शन है, आप कैसे ऐसे वो कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहता था, पूछता था, आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले जब देश में आपकी सरकार थी, तब दूरदर्शन पे ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जहां विपक्ष के नेताओं को नियमित रूप से बुलाया जाता था, मंच दिया जाता था। तो आप ये सोचिए कि दूरदर्शन ने स्वायत्त हुआ, सरकार ने इतनी ऑटोनॉमी दी कि हम लोग एक नहीं, आज की तारीख में हम 3-3 कार्यक्रम 1-1 घंटे के शो करते हैं, जहां हम विपक्ष को मंच देते हैं, कहते हैं आइए आप अपनी बात रखिए। उसके बावजूद जो है आप ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं दे रहे। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम आपको भाषण देने के लिए हम मंच सजा दें, अपने शो से पहले एक मंच लगा दें, माइक लगा दें और कहें नेताजी आइए और देश को संबोधित कीजिए, क्योंकि देश जो आपका भाषण सुनने के लिए मरा जा रहा है। तो आप इस हद तक हमने मंच दे दिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे मंच पर आप फेक न्यूज फैलाएंगे तो मैं आपको सवाल करूंगा। आप देश विरोधी बात करेंगे मेरे मंच पर तो मैं आपको सवाल करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। इससे आप मुझे रोक नहीं सकते, इससे आप मुझे रोक रहे हैं तो दरअसल आप मीडिया पर, पत्रकारिता पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पर दर्शकों को कि दूरदर्शन की बात यहाँ पर की गई है। आप प्राइवेट चैनल्स के लिए एक बार ये कह सकते हैं कि वो किसी एक पार्टी के लिए कार्य कर सकते हैं, तरह तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन को हमेशा से सरकारी चैनल के तौर पर देखा गया। और जो बात अभी अशोक जी ने कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2014 से पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि विपक्ष को मौका दिया जाए किसी चैट शो में, और ये काम शुरू किया गया है 2014 यानी मोदी सरकार के आने के बाद। तो जो लोग निष्पक्षता की बात करते हैं, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और जो लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं, विशेष तौर से कांग्रेस जैसा विपक्ष, उन्हें यह बात सुननी भी चाहिए और देश की जनता को यह सब कुछ समझना भी चाहिए। अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पर पूरी चर्चा की, और हम तो यही कहेंगे कि ये बहिष्कार है, इसको आप बैच की तरह ही लीजिए, क्योंकि जब पत्रकार तेजी से आगे बढ़ता है और जिनको बातें चुभती हैं, फिर चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, लेकिन बात अगर देश की होती है और वो चुभती है और कोई ऐसा काम होता है, तो ये आपके लिए एक बैच की तरह ही है, एक पुरस्कार की तरह है। अपनी हिम्मत बनाते रहिए और इस चुनौती से लड़ते रहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।